स्टोरी जो है उत्तर भारत से है और पंजाब से, और दूसरी स्टोरी है सुदूर दक्षिण भारत से, कर्नाटक से। तो सबसे पहले पंजाब की जो स्टोरी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये मामला है पंजाब के रूपनगर ज़िले का और जगह है किरतपुर साहिब। रूपनगर ज़िले में किरतपुर साहिब में एक हाईवे है जिस हाईवे का नाम है रूपनगर श्री आनंदपुर साहिब हाईवे। इस हाईवे के किनारे 12 अगस्त को लोगों की नज़र एक महिला की लाश पर पड़ती है। ये लाश बिल्कुल बिना कपड़ों के है, मतलब टोटली एक न्यूड बॉडी है और इसे देखकर लोग ठिठक जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद कोई सेक्सुअल ऑफेंस वाली बात होगी जिसके बाद मर्डर हुआ होगा, तभी कपड़े जिस्म से नदारद हैं। फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है और जो रूपनगर की पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। बॉडी को पुलिस रिकवर करती है, सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन सीन ऑफ क्राइम पर सिवाय उस एक अदद लाश के और कोई भी चीज़ नहीं मिलती। कोई बैग, कोई पर्स, रुपए पैसे, चाकू, छुरी, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं हैं। तो मरने वाली महिला की पहचान जो है अपने आप में एक टफ टास्क पुलिस के लिए साबित होती है। पुलिस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए लोकल मॉर्चरी में रखवाती है, पोस्टमार्टम हाउस में भिजवाया जाता है उसे। एक तरफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यानी पोस्टमार्टम उस डेड बॉडी का करवाया जाता है और दूसरी तरफ उस लाश की तस्वीरें क्लिक करके जो रूपनगर की पुलिस है वो अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स में उसे फ्लोट करती है ताकि मरने वाली महिला की पहचान जो है वो पता चले। कोई हो ऐसा जो सामने आए, जो बताए कि हाँ ये हमारे घर की मेंबर है। और इस कोशिश में पुलिस को 3 दिन बाद जाकर कामयाबी मिलती है, यानी 15 अगस्त के दिन, आज़ादी का दिन हम मनाते हैं। 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के उधोपुर नाम की एक जगह से एक आदमी सोशल मीडिया में इन तस्वीरों को देखता है और उसके बाद रूपनगर पुलिस से आकर कांटेक्ट करता है। इस आदमी का नाम है राम सिंह। वो ये बताता है कि जो डेड बॉडी की तस्वीरें आप लोगों ने सोशल मीडिया में डाली है वो मेरी ही वाइफ है, नाम है कल्पना, और मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरी वाइफ इस हाल में सड़क के किनारे कैसे आप लोगों को पड़ी मिली, कैसे उसकी मौत हुई, हत्या कैसे हुई, और मेरी बेटी कहाँ है 3 साल की, मुझे वो भी, उसकी भी बड़ी फिक्र हो रही है। तो उसकी हालत देखकर पुलिस समझती है कि ये मामला जेन्युइन है और वो आदमी बेसाख्ता रो रहा था, दुखी था। उसकी बीवी तो चली गई थी, बेटी कहाँ है इसको लेकर भी वो बहुत वरीड था। तो पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर आपकी अपनी बीवी से आखिरी बार कब बात हुई थी और वो कहाँ गई थी जिसके बाद वो नहीं लौटी। तो उसने कहा कि देखिए मेरी वाइफ जो है आज से कई रोज़ पहले यानी 4 अगस्त को घर से निकली थी और वो कुल्लू जाने की बात कह के घर से निकली थी। कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश में ही है, आप सबको पता है। और कुल्लू में उसे किसी डॉक्टर को दिखाना था, ट्रीटमेंट के लिए वो कुल्लू गई थी और अपने साथ 3 साल की हमारी जो बेटी है उसे भी लेकर गई थी। बीच में मोबाइल फ़ोन पर उससे मेरी बातचीत होती रही, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन भी जो है वो अनट्रेस्ड हो गया और मेरा उससे संपर्क टूट गया। मैं बहुत परेशान था और मैंने लोकल पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी दी थी, और लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और अब ये जानकारी आप लोगों से मिली है कि मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने उससे सारी कहानी सुनी, पुलिस ने सारी बात समझी। अब चूंकि मरने वाली महिला की पहचान पता चल चुकी थी, उसका नाम कल्पना था, उसका पति जो है उसको आइडेंटिफाई कर चुका था, तो फिर पुलिस ने कल्पना का मोबाइल नंबर हासिल किया और मोबाइल नंबर हासिल करने के बाद पुलिस ने उसका जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है वो भी पुलिस ने चेक किया और साथ ही उस मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशंस है लास्ट टाइम में जहाँ जहाँ भी रही, उन सारी चीज़ों को पुलिस ने बहुत माइन्यूटली चेक किया, उसकी जांच की। और जब पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की जांच की तो पुलिस ने ये देखा कि उस महिला की एक आदमी के साथ फ़ोन पर बातचीत हुई थी 4 तारीख को ही फ़ोन पर, और उसके बाद वो आदमी और ये महिला, ये 2 लोग लगातार एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। वो दिल्ली आए, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ये बता रही थी, फिर दिल्ली के बाद वो लोग बिहार के सुपौल गए और फिर वहाँ से वापस नॉर्थ इंडिया आए और रूपनगर में किरतपुर साहिब जो जगह है वहाँ पर फाइनली आने के बाद इस महिला का मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। लेकिन इससे पहले वो दोनों मोबाइल फ़ोन एक साथ दिख रहे थे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में, सर्विलांस में वो चीज़ें नज़र आ रही थी। तो जब पुलिस ने ये देखा तो पुलिस ने फिर उस मोबाइल नंबर का जो ओनर है, जो उस मोबाइल नंबर को यूज़ करता है, उस आदमी की पुलिस ने पहचान पता की। वो आदमी बेसिकली एक ट्रकर था, ट्रक ड्राइवर, और वो जम्मू कश्मीर के कठुआ का रहने वाला था। पुलिस ने इस आदमी को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। इसका नाम है बलविंदर सिंह, और जब बलविंदर सिंह से पूछताछ हुई तो पता चला कि बलविंदर
अकेला नहीं बल्कि बलविंदर के साथ एक और महिला थी जिसका नाम है रूबी। तो बलविंदर इस तरह से रूबी को लेकर और साथ में कल्पना को लेकर, इन दोनों को लेकर जो है वो पहले दिल्ली गया था और दिल्ली से सुपौल गया था। अब सवाल है कि कल्पना जो घर से इलाज करवाने के लिए निकली थी वो रैंडमली किसी बलविंदर सिंह नाम के आदमी के साथ दिल्ली और फिर वहाँ से बिहार क्यों चली गई? तो इसका जवाब पुलिस ने दिया। अब से कुछ देर पहले मैंने रूपनगर पुलिस से बातचीत की, उनके एसपी डिटेक्टिव से मेरी बात हुई। उन्होंने ये बताया कि बलविंदर को ये महिला पहले से जानती थी, क्योंकि ये महिला भी जो है वो उसी गांव की रहने वाली है, जम्मू कश्मीर के, जिस गांव का वो बलविंदर है। और बलविंदर के साथ इस महिला की कोई पुरानी रंजिश थी और बलविंदर अपने मन में इस महिला के प्रति खुंदक रखता था, गुस्सा रखता था, लेकिन इस महिला को बलविंदर के मन में पल रहे उस गुस्से के बारे में या खुंदक के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये महिला बलविंदर पर भरोसा करती थी और ये मानकर और ज़्यादा भरोसा करती थी कि वो मेरे ही गांव का रहने वाला है। बलविंदर इत्तेफाक से जब उस रोज़ ये लाहौल स्पीति से निकली तो बलविंदर उसे रास्ते में ही मिल गया। फ़ोन पर उससे पहले इन दोनों की बातचीत हुई थी और ये महिला चूँकि डेली नीड्स को मीट करने में, घर के खर्चे चलाने में काफ़ी संघर्षों से गुजर रही थी, उसका पति भी स्ट्रगल करता है, तो ये महिला काम की तलाश में थी। तो बलविंदर ने उसे कहा कि ठीक है चलो दिल्ली चलते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे साथ रूबी भी है और दिल्ली में हम कोई काम ढूंढेंगे। अगर काम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मुझे बिहार जाना है, बिहार में भी एक आध कनेक्शन है, वहाँ भी पता करेंगे, और अगर काम मिल गया तो बढ़िया, वरना फिर वापस आएंगे। तो बलविंदर के ये कहने पर ये जो महिला है जो कातिल का शिकार बनी बलविंदर का, कल्पना, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और फिर ये तीनों लोग यानी बलविंदर, कल्पना और रूबी नाम की एक और महिला, ये तीनों लोग वहाँ से निकले। इनके साथ, कल्पना के साथ उसकी 3 साल की बेटी भी थी। पहले ये दिल्ली आए, दिल्ली से ये बिहार के सुपौल गए और इन दोनों ही जगहों पर उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टैप करने की कोशिश की, तलाशने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो फिर वो वापस आ गए। लेकिन वापस आने के बाद रूपनगर के किरतपुर साहिब में बलविंदर को जब सही मौका हाथ लगा और रूबी उसके साथ उस समय नहीं थी, तो फिर बलविंदर ने मौका देखकर बीच रास्ते में ही सुनसान जगह पर कल्पना की गला घूंट कर हत्या कर दी और उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार भी किया। उस चोट के निशान भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए। और ये सब करने के बाद, चूँकि कल्पना तो घर से अचानक निकली थी, प्लान्ड ट्रिप नहीं था, तो कल्पना के पास कपड़े नहीं थे और इतने दिनों तक वो जो घूम रही थी तो कल्पना ने रूबी के कपड़े पहन रखे थे। अब बलविंदर को ये लग रहा था कि अगर रूबी के कपड़ों के साथ कल्पना की लाश यहाँ पड़ी हुई मिले, कल को पुलिस इस मामले की जांच करे, तो उन कपड़ों के सहारे तो पुलिस रूबी को आइडेंटिफाई कर लेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एविडेंस या क्लू ये पता चल जाएगा कि ये कपड़े किसके हैं। तो वो रूबी को बचाने के लिए और खुद पकड़े जाने से बचने के लिए उसने क्या किया, कत्ल करने के बाद कल्पना के शरीर पर जो भी कपड़े थे उन कपड़ों को निकालकर वो अपने साथ ले गया और बिल्कुल न्यू डेड बॉडी उसने सड़क के किनारे फेंक दी। अब रही बात उस 3 साल के बच्ची की, तो 3 साल की बच्ची को वो अपने साथ लेकर गया और उसने उस बच्ची को कठुआ इलाके में ऐसे ही एबंडन बीच रास्ते में छोड़ दिया। वो 3 साल की बच्ची जो है भटकती रही और इधर उधर परेशान होती रही। लोगों ने बाद में उसको रोते हुए देखा और पुलिस को जानकारी दी। फिर उस बच्ची को एक सेफ हाउस में रखा गया। इस बीच जब कल्पना की मौत की बात सामने आ गई और कत्ल का खुलासा हो गया, पहचान उसकी हो गई, तो उसके पति ने जो है उस बच्ची के बारे में पुलिस वालों से पूछा। तो जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया और बलविंदर जब पकड़ा गया तो पता चला कि उसने बच्ची को कठुआ में ही छोड़ दिया था। तो फिर बच्ची को उन्होंने वहाँ से, जहाँ सेफ हाउस में उस बच्ची को रखा गया था, वहाँ से उन्होंने बच्ची को लिया और फिर जो पीड़ित आदमी है जिसकी पत्नी की हत्या हुई है, राम सिंह, उसको उसकी बच्ची उसके हवाले कर दी। तो इस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर का मामला, एक ऐसा मामला जिसमें महिला के जिस्म पर एक जोड़ी कपड़े तक नहीं थे, उस केस को पुलिस ने सॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इसके लिए पुलिस को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। और एक महिला जिसने अपने ही गांव के एक आदमी पर भरोसा किया, लेकिन वो उससे खुंदक या दुश्मनी रखता था, उस दुश्मनी ने और इसके भरोसे ने उसकी जान ले ली, उसकी मौत की ये वजह बनी। एग्जैक्ट इनके बीच में एनिमिटी किस बात को लेकर थी, ये पुलिस ने अभी क्लियर नहीं किया है। तो ये ऑनगोइंग स्टोरी है, पुलिस इस मामले को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि पुलिस को ये बात पता चल गई होगी कि दुश्मनी क्या है, लेकिन पुलिस ने अभी मीडिया से वो बात साझा नहीं की है। तो ये थी पहली कहानी। इस पर आप जो भी सोचते हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझसे शेयर कीजिएगा। अब आइए दूसरी कहानी जो कर्नाटक की है उसके बारे में बात करते हैं। कर्नाटक में एक जगह है विजयपुरा, और इस विजयपुरा में एक टाउन है जिसका नाम है इंडी टाउन। इस इंडी टाउन में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम है बीरप्पा और उसकी पत्नी का नाम है सुनंदा और 2 छोटे छोटे बच्चे। बेसिकली बीरप्पा जो है वो इंडी टाउन के पास में ही एक गांव है, उस गांव का रहने वाला था। और पिछले महीने का आखिरी दिन, उसके मिडनाइट को बीरप्पा जब अपने घर में सोया हुआ था तो अचानक रात को तकरीबन 12:30 बजे
उसने ये देखा, महसूस किया कि कोई उसके सीने के ऊपर चढ़ के बैठ गया और उसका गला घूंट रहा है। और वो आदमी अकेला नहीं था, वो आदमी तो गला घूंट कर उसकी जान लेने की कोशिश कर ही रहा था। उस कमरे में एक और भी आदमी मौजूद था जो उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक कर रहा था, और ये बहुत ब्रूटल अटैक था जिसमें उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी। और वो ये समझ गया, जैसे ही उसकी नींद खुली, समझ गया कि उसकी हत्या करने की कोशिश हो रही है। जब उसकी आंख खुली, अंधेरा तो था कमरे में लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी थी, तो जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी जो पत्नी है सुनंदा, वो बगल में बहुत कूलली खड़ी है, एकदम शांत, और देख रही है। बीरप्पा हैरान हो गया कि घर में दो लोग घुसकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और तुम मदद नहीं कर रही हो। तो जब उसने सुनंदा की तरफ बड़ी कातर निगाहों से देखा तो उसे डबल झटका लगा। डबल झटका ये लगा कि सुनंदा ने इनमें से एक आदमी का नाम लिया जिसका नाम था सिद्धप्पा, और सिद्धप्पा से कहा कि सिद्धि, इसे छोड़ना मत, इसे अभी खत्म करो, अभी मारो मेरी आंखों के सामने। अब देखिए ये कितनी भयानक बात है। एक आदमी अपने घर में चैन की नींद अपने बिस्तर पर सो रहा है, बीवी बच्चे भी पास में हैं। अचानक उसकी नींद खुलती है, पता चलता है कि कातिल घर में घुस आए, उसकी हत्या करना चाहते हैं, और जिस लाइफ पार्टनर से, बीवी से उसे उम्मीद होती है कि वो मेरी जान बचाने में मदद करेगी, वो बीवी कातिल को इशारा करती है कि इसे यहीं पर ख़त्म कर दो। ये देखकर बीरप्पा जो है नर्वस तो होता ही है, घबरा जाता है, लेकिन जान बचाने की वो आखिरी कोशिश करता है और बहुत ज़ोर से झटका देकर इन दोनों कातिलों को अपने ऊपर से गिराने में कामयाब हो जाता है। एक कातिल रेफ्रिजरेटर में जाकर टकराता है और रेफ्रिजरेटर नीचे पलट जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है रेफ्रिजरेटर का, और रेफ्रिजरेटर जैसी भारी भरकम चीज़ का नीचे गिरने का जो साउंड होता है, उसके लिए इंग्लिश में एक टर्म भी है, थर्ड साउंड, थर्ड। तो वो जो थर्ड साउंड होता है, उस साउंड की वजह से आसपास के लोगों की, और ख़ासकर जिस मकान में रहते थे उसके साथ में ही मकान मालिक भी रहता था, ये किराए के मकान में रहते थे, वो उनकी नींद खुल जाती है। वो सारे लोग शोर शराबा और ये साउंड वगैरह सुनकर इनके घर आते हैं और इनके घर का दरवाज़ा खुलवाने में वो कामयाब हो जाते हैं। सुनंदा दरवाज़ा नहीं खोलती है, लेकिन जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें से 8 साल का एक बेटा है छोटा सा, उस मासूम को नहीं पता होता है कि घर के अंदर क्या कॉन्स्पिरेसी, क्या साजिश चल रही है। उसे लगता है कि पापा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वो दरवाज़ा खोल देता है, और दरवाज़ा खोलते ही ये जो कातिल घर में घुस आए थे वो वहाँ से तेज़ी से निकल जाते हैं, और इस तरह से बीरप्पा की जान बच जाती है। और सुनंदा वहाँ ड्रामा करने लगती है कि अरे ये कौन आ गए, मर्डर करने की कोशिश हो गई, ये हो गई। अपने पड़ोसियों को वो गुमराह करने की कोशिश करती है। पति को तो गुमराह नहीं कर सकती क्योंकि पति घर के अंदर था और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अब इस मामले में बात पुलिस तक पहुंचती है, क्योंकि घर में घुसकर कत्ल की कोशिश जैसी भयानक वारदात हुई है, और पुलिस जो है इस मामले में केस रजिस्टर करती है। बीरप्पा को घातक चोटें आती हैं और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। पुलिस को वो बयान में पूरी कहानी बताता है। पूरी कहानी यूँ है, वो बताता है कि मेरी वाइफ सुनंदा का तकरीबन 2.5 सालों से मेरे गाँव में, हमारे पड़ोस में रहने वाले सिद्धप्पा नाम के एक आदमी से अफेयर चल रहा है, और वही आदमी आधी रात को मेरे घर घुस आया था अपने किसी और साथी के साथ जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, और इन दोनों ने मिलकर मेरी हत्या करने की कोशिश की, और हत्या मेरी बीवी खुद करवा रही थी। ये तहरीर, ये बयान जब वो पुलिस को देता है तो पुलिस इस मामले में केस रजिस्टर करती है। कोई बहुत इन्वेस्टिगेट करने की बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक व्यू में सबके सामने ये चीज़ हुई है, पड़ोसी भी इस बात की गवाही देते हैं। तो इसके बाद पुलिस फ़ौरन सुनंदा को अरेस्ट कर लेती है। इधर सुनंदा गिरफ्तार होती है और सिद्धप्पा और बाकी एक और जो लड़का था उसकी तलाश पुलिस शुरू करती है। लेकिन इससे पहले कि सिद्धप्पा को पुलिस गिरफ्तार कर पाती, सिद्धप्पा का एक वीडियो उस लोकल एरिया में सोशल मीडिया में फ्लोट होने लगता है। इस वीडियो में वो ये बताता है कि बीरप्पा के कत्ल की कोशिश से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इनोसेंट आदमी है, और उसे गुमराह करके, उसे ल्यूर करके बीरप्पा की पत्नी सुनंदा ने ही अपने घर बुलाया था, और सुनंदा ने ये कहा था कि जैसे भी हो इसको तुम्हें ख़त्म करना है। मेरा इस मामले में कोई रोल नहीं है, मैं ख़त्म नहीं करना चाहता था, लेकिन सुनंदा चाहती थी, और सुनंदा ने ये कहा था कि आने वाले 3 महीनों के अंदर वो मेरे साथ शादी रचाएगी और हम लोग पति पत्नी की तरह रहेंगे। तो उसका ये कहना था कि मैं इनोसेंट हूँ और इस मामले में सुनंदा अब मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रही है। उसका ये भी कहना था कि अगर मैं पुलिस को जाकर सारी बातें सच सच बताता हूँ तो भी पुलिस मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारा लॉ है, कानून जो है, वो प्रो विमेन है, महिलाओं का सपोर्ट करता है हमारा कानून, और मुझे इंसाफ नहीं मिलेगी। और ऐसे में अगर मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ तो मेरी इस मौत की जिम्मेदारी जो है वो सुनंदा की होगी, क्योंकि सुनंदा ने डबल क्रॉस किया है और मेरे साथ धोखा किया है। अब ये बात अपने आप में शॉकिंग तो थी। शॉकिंग इसलिए था क्योंकि एक ऐसा आदमी जो कत्ल की कोशिश करता है, जो एविडेंट है, सबके सामने ये बात हुई है, और जिसकी कत्ल की कोशिश होती है वो बच जाता है और वो देखता है कि मेरे कत्ल की कोशिश कौन कर रहा है, तो वो आदमी भी अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो बात खैर सरासर गलत है, वो बेगुनाह तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और बीरप्पा की जो पत्नी है सुनंदा, उसके बिट्रेयल से जो है वो परेशान हो गया।
उसको ये लगने लगा कि सुनंदा ने मुझे फंसा दिया और खुद जो है आने वाले दिनों में बच जाएगी। बेशक वो अभी अरेस्ट हो गई है, लेकिन उसने चूंकि सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ दिया है, तो अब मैं आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा और फंस जाऊंगा। तो ये सब सोचते हुए उसने वो वीडियो बनाया था, और वीडियो बनाने के बाद अभी पुलिस उसको ढूंढ ही रही थी। तब तक 10 अगस्त को, यानी आज जब मैं ये स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, 11 तारीख है आज, 10 अगस्त को उसकी बॉडी गांव के बाहर एक पेड़ से लटकती हुई मिली, और वो बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज्ड हो गई थी, यानी वो ख़राब हो गई थी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि शायद सिद्धप्पा, जिसकी बॉडी वो है पेड़ से लटकती हुई, उसने जान दी है, और उसकी जो मौत है वो उस घटना के फ़ौरन बाद 2 या 3 अगस्त को ही हो गई थी। 2 या 3 अगस्त को ही उसने वो एक्सट्रीम स्टेप ले लिया था, जिसमें वो वीडियो बनाने के बाद खुद को उसने ख़त्म कर लिया। अब पुलिस ने इस मामले में सुनंदा को तो गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धप्पा जो है वो एक वीडियो बनाकर अपने आप को ख़त्म कर चुका है, जान दे चुका है। एक और आरोपी जो सिद्धप्पा के साथ था, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। कुछ और लोगों के नाम, बीरप्पा जो विक्टिम है, उसने अपनी शिकायत में दर्ज कराया है, बताया है, उनके मामले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इस तरह से ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें एक पत्नी बिल्कुल मेरठ के मुस्कान या इंदौर की सोनम रघुवंशी की तरह अपने पति का मर्डर प्लान करती है, लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है। फेल होने के बाद पति तो बच जाता है, पत्नी जेल चली जाती है, और जिस बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वो मर्डर प्लान करती है, वो बॉयफ्रेंड जब खुद को फंसा हुआ महसूस करता है तो फिर वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ये दूसरी स्टोरी है, और एक रीसेंट ऑनगोइंग स्टोरी है। इसका इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। तो इन दोनों घटनाक्रमों पर आपकी क्या राय है? दोनों स्टोरीज बिल्कुल अलग अलग है। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।